गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का मैंने जो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन उसके 10 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो, ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा क्या छूट रहा है, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ छूटा भी नहीं था और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जैसे मैंने बताया था कि 2018-19 का जो बैच था उसके सिलेबस में पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट। 2019-20 का जो सिलेबस था उसके सिलेबस में पहला चैप्टर था सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट को सिलेबस से हटा दिया गया था और फिर से 2020 और 21 का जो अब बैच आने वाला है, ठीक है, उसके सिलेबस में वापस से सॉलिड स्टेट को इंक्लूड कर लिया गया है। तो सॉलिड स्टेट मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, भरपूर न्यूमेरिकल, ठीक है, और 3D एजम्पशन और व्यूज को लेते हुए ये चैप्टर पूरा समाहित, बड़ा ही शानदार चैप्टर है। तो ये चैप्टर अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैंने पहले सॉल्यूशन का बना दिया है 10 वीडियो। अब सॉलिड स्टेट के कुछ नहीं तो 10 से 12 वीडियो सॉलिड स्टेट के बनेंगे, ठीक है। तो आज पहला जो पोर्शन मैं आपके सामने लेके आया हूं सॉलिड स्टेट का, वो इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपको बता दें सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 से 5 नंबर कवर करता है, 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 से 5 नंबर क्या करता है बच्चों, कवर करता है। तो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन है, 15-20 मिनट 25 मिनट का ये टॉपिक है, सेशन है, जो भी है वो आप ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, इसमें केवल थ्योरी। और कल के वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से आपको न्यूमेरिकल मिलना शुरू हो जाएंगे। इस चैप्टर में टोटल 6 या 7 तरह के न्यूमेरिकल है। तो मैं टाइप 1 न्यूमेरिकल, टाइप 2 न्यूमेरिकल, इस टाइप का करके मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बड़े मजे से आप पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर 1 नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। तो पहला तो एक वर्ड आता है स्टेट, अवस्था। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, अवस्था। मैं कभी कभी फ्रेम से बाहर भी हो जाऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फोकस करना है केवल बोर्ड पर और मेरी आवाज पर, ठीक है। बोर्ड पर क्या कंटेंट लिखा है और मैं क्या बोल रहा हूं, किस चीज की ओर पॉइंट कर रहा हूं, उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो एक चीज आती है स्टेट, सबसे पहला चीज आता है स्टेट। स्टेट अवस्था, कितने तरह की अवस्थाएं होती हैं आप बताइए। आप पढ़े होंगे, 12th में आ गए, आप पढ़े होंगे किसी भी मैटर के 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं, 5 तरह के स्टेट होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तो बच्चे भी जानते हैं। 2 और होते हैं, सुपर कूल्ड जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक होता है सुपर हीटेड जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो 5 तरह के स्टेट होते हैं, 5 तरह के स्टेट होते हैं, और उसमें से एक स्टेट के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। अगर आपसे कोई पूछे, बहुत बेसिक चीज आप बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाई सॉलिड, सॉलिड की डेफिनेशन दीजिए। तो सॉलिड की डेफिनेशन देने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सॉलिड का मतलब क्या होता है। एनीथिंग, आप कई लोग कहते हैं हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्या बच्चों वाली डेफिनेशन दे रहे हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा ये बताओ, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम की बात आप कर रहे हो, लेकिन जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में एक वर्ड आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप लोग पढ़े होंगे, द सब्सटेंस इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इज कॉल्ड सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस कॉल्ड सॉलिड। उसी सॉलिड स्टेट के बारे में हमको पढ़ना। अच्छा, आप देखिए यहां लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, जैसे ये भी एक सॉलिड है, देखिए मार्कर, ये भी एक सॉलिड है। इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। ये तो बाहर से देखने पे ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 9-10 के बच्चे भी जवाब दे देंगे, बोलिए सिलेंड्रिकल। बाहर से देखने पे कैसा दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल। अगर मैं कहूं कि बाहर से देखने पे ये बुक कैसी दिखाई दे रही है, देखिए ये बुक कैसी दिखाई दे रही है बाहर से देखने पे, क्यूबॉइड। कैसी दिखाई दे रही है, क्यूबॉइड। ये कैसा दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये बॉटल कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए सिलिंड्रिकल। अरे ऊपर थोड़ा मुड़ गया है, लेकिन ये है क्या, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो मतलब बाहर से देखने पर स्ट्रक्चर या तो क्यूब होगा, या तो क्यूबॉइड होगा, या तो सिलेंडर होगा, या तो कोन होगा, ये आप बता लेंगे बड़े आराम से। इस चैप्टर में हमको बात करना है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल का मतलब ये नहीं कि मार्कर खोल दिए और खोल के उसके अंदर लगे झांकने कि भैया मार्कर खोल दिया इसके अंदर झांक रहे हैं, हाँ सर अंदर खोखला है। इंटरनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब यहां पर है हमको पढ़ना है। ये बताओ, दुनिया का कोई भी मैटर है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, दुनिया का कोई भी मैटर है तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है।
उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, आयंस बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, वो सारे के सारे एटम, आयन और मॉलिक्यूल किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है उन्हीं एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के इंटरनल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना। तो देखिए सॉलिड स्टेट, अब यहां पर आगे मैं लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉलिड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इंटरनल का मतलब जो हमको दिखता नहीं है, मैं कहूं ये मार्कर किससे बना है, आप कहेंगे या तो एटम से, या तो आयन से, या तो मॉलिक्यूल से। मैं कहूं दिख रहा नहीं, आपको मार्कर दिख रहा है, इसका एटम, आयन और मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा होता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, उसके बेसिस पर सॉलिड दो तरह के होते हैं। याद रहे, बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात मैं नहीं कर रहा हूं ना, पूरे चैप्टर में करूंगा। इंटरनल अरेंजमेंट के बेसिस पे ये सॉलिड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वर्ड आपका है क्रिस्टलाइन और एक वर्ड आपका है एमॉर्फस। अब मैं ये वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन के आगे देखिए लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। अच्छा एक चीज और जान जाओ, ये दुनिया का कोई भी मैटर हो तीन चीज से बना होगा, या तो एटम से बना होगा, या तो आयन से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो उनके मिक्सचर से बना होगा, और किसी चीज से बना नहीं होगा। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल को कलेक्टिवली मैं नाम दे रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बोलिए क्या नाम दे रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली मैं क्या नाम दे रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मेरे मुंह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही अब निकलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉलिड दो तरह के होंगे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब यूनिफॉर्म, एमॉर्फस का मतलब नो फॉर्म। अगर किसी सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखें और आपको लगे कि उसके अंदर एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न कहने का मतलब कोई चीज रेगुलर इंटरवल पर अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हो। जब भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हो, एक रेगुलर पैटर्न पे रिपीट कर रही हो, एक पैटर्न डेवलप हो गया हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलिए क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसके रेगुलर पैटर्न किसमें होगा? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर रेगुलर पैटर्न होगा तो आप कहेंगे क्रिस्टलाइन है, और अगर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा तो आप बोलेंगे एमॉर्फस है। अच्छा हमारे सिलेबस में एमॉर्फस नहीं है, हमको इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्रेम से हट गया हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमको केवल और केवल। अच्छा अब एक चीज और जान जाओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कुछ और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग है 10 मंजिला, पूरी 10 मंजिला बिल्डिंग जो है कैसे बनी है? कई कमरों के अरेंजमेंट में। अबे पूरी बिल्डिंग में कमरे ही तो होंगे, 100 कमरे होंगे, 200 कमरे होंगे, 10 मंजिला बिल्डिंग है। तो जो कमरे अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही शेप एंड साइज के कमरे बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप किसी कॉम्प्लेक्स में जाइए, देखिए दुकानों का साइज एक के टाइप का होता है, एक ही तरह की सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। आपको ये देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, जैसे ये पूरा पेज है, ये क्या है? सॉलिड है। मैं समझा रहा हूं, चिल्लाने नहीं लगेंगे आप, मैं समझा। अच्छा ये बताओ, इसमें ये देखिए ये पेज बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। ये पेज बार बार अपने आप को रिपीट करके बड़ा सा सॉलिड बना रहा है। ये पेज अपने आप को बार बार रिपीट करके क्या बना रहा है? बड़ा सा सॉलिड बना रहा है। जानते हो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। यूनिफॉर्म पैटर्न है, पेज का साइज, शेप एंड साइज सेम, और वही बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इसका जो एक ठो पेजवा है इसको बोलते हैं यूनिट सेल। वह जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। और उसके रिपीट करने से जो 3 डायमेंशनल बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। अच्छा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की बात मैं शायद सेकंड थर्ड वीडियो में भी करूंगा, अभी मैं तत्काल में आपको समझा रहा हूं। तो ये बताइए एक पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? क्रिस्टल लैटिस। उसका एक कमरा क्या हो गया? यूनिट सेल। कोई चीज रिपीट कर रही हो अपने आप को बार बार, कोई चीज अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हो, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। और पैटर्न ही कोई नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमॉर्फस। जैसे अगर मैथ के टर्म में बात किया, बहुत लोग मैथ के प्रेमी होते हैं,
मैं लिखूं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब इसके बाद क्या होगा, बताओ क्या होगा। आप बोल रहे होंगे ना 1 2, मन में सोच रहे होंगे 1 2, कैसे जान गए, हम लिखे नहीं तो फिर भी जान गए, जादूगर हो क्या तुम, कैसे जान गए कि इसके आगे 1 2 होगा, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। 1 2 1 2, मैं बार बार यही चीज लिख रहा हूं, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं 1 2 8 8 6 9 4 2, बताओ अब आगे हो गया, अब आपका जादू फेल हो गया, क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर किसी सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक पैटर्न डेवलप हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या तो एटम या तो आयन या तो मॉलिक्यूल, जिससे वो बने हैं, अगर उनके अरेंजमेंट में एक पैटर्न डेवलप हो गया तो क्रिस्टलाइन, कोई पैटर्न डेवलप नहीं हुआ तो एमॉर्फस। क्लियर है? तो ये क्लियर रखिएगा, मैथ के टर्म में बता दिए। अच्छा, कौन तुमसे पूछे है पूरा क्या है, बोलो क्रिस्टल लैटिस। कोई पूछे है 1 2 क्या है, बोलो यूनिट सेल। जो चीज अपने आप को बार बार रिपीट करे वही यूनिट सेल है। पूरी बिल्डिंग क्या है, क्रिस्टल लैटिस, उसका एक कमरा क्या है, यूनिट सेल। ठीक, आप लोग हाउ क्यूब वाला खेल खेलते होंगे, रूबिक्स क्यूब आता है, हाउ पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस, उसका एक छोटा वाला डाइस क्या है, यूनिट सेल, बार बार रिपीट करता है तब तो उतना बड़ा वो बनता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमारे सिलेबस में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इतना है, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 तरह का होता है, आयनिक, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और कोवेलेंट या मेटेलिक, 4 तरह का होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं, बोलिए 3, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, बोलिए क्या है, आयन है, तो उसको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोल क्या बोलोगे, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा ये दोस्त, क्रिस्टलाइन 4 तरह का हो गया, इन चारों में यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है तो आयनिक, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है तो एटॉमिक और कोवेलेंट। मतलब इन 3 के नाम पर 3 टाइप हो गए। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है तो आयनिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, एटम है तो एटॉमिक या कोवेलेंट। एक के तो खाली आपको समझना है, चौथा मेटेलिक, ये आपको अभी समझाता हूं। पहले आते हैं आयनिक। अच्छा, कोई पूछे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन बताओ, तो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज आयन कॉल्ड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई बोले एग्जांपल दो, हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, लिक्विड गैस मत बोलना, ठीक है। कोई बोले एग्जांपल दो, सॉलिड NaCl, देखिए आयन से बना है Na प्लस और Cl माइनस। सॉलिड KCl, देखिए आयन से बना है K प्लस और Cl माइनस। भाई सोडियम क्लोराइड आपके घर में डिब्बा में 1 किलो नमक है, तो नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। तो जो नमकवा 1 किलो आपके घर में रखा हो, किससे बना है, आयन से बना है। और उसके स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट आप देखेंगे तो उसमें यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर पे आते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई बोले इसका आप डेफिनेशन दीजिए, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे बढ़ते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर भी 3 तरह के होते हैं, देखिए थोड़ा दूर करके लिख दिया हूं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। पूरा नाम क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड का ये है, क्रिस्टलाइन का ये है, मॉलिक्यूलर का ये है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए बात करते हैं पोलर। आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे, 11th में ही पढ़े होंगे, मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जब अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएं, पॉजिटिव और निगेटिव, देन दैट इज कॉल्ड पोलर, और ना डेवलप हो देन दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है तो वो पोलर होगा, अगर 2 सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है तो वो नॉन पोलर होगा। मैं पोलर नॉन पोलर क्यों बता रहा हूं क्लास 12th के बच्चों को, भाई आपको तो पता ही होगा। आइए पोलर पे आते हैं। ये देखो मैंने लिखा सॉलिड HCl, आपको पता है HCl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। देखिए 2 अपोजिट पोल डेवलप हो गया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पोल। लेकिन आगे सॉलिड लिखा हूं, आप लोग लैब में देखे होंगे लिक्विड फॉर्म में ना, काहे लिक्विड को जब ठंडा करोगे तो सॉलिड नहीं होगा क्या, तो हम हर चीज के आगे सॉलिड लगा दे रहे हैं भाई। सॉलिड HCl, सॉलिड हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब के सब पोलर है। देखिए डिफरेंट एलिमेंट है, H और I, डिफरेंट एलिमेंट होगा तो पोलर है ना होगा। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का पोलर का एग्जांपल हो गया सॉलिड HCl, सॉलिड HI। और नॉन पोलर H2, कहेंगे H2 तो गैस होता है। अरे काहे, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड होगा, और लिक्विड को ठंडा और ठंडा कर दोगे तो क्या होगा,
सॉलिड, अरे हाइड्रोजन का भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है भैया। तो सॉलिड H2, सॉलिड O2, सॉलिड N2, H2, O2, N2, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? नॉन पोलर। मतलब पोलर क्लियर, नॉन पोलर क्लियर। तीसरा एक और है हाइड्रोजन बॉन्डेड। आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया भी है और एक बार और भी जान जाइए। टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन एलिमेंट कौन होते हैं? फॉन इज डॉन, मैंने बताया था फॉन इज डॉन। F माने फ्लोरीन, O माने ऑक्सीजन, N माने नाइट्रोजन, फॉन इज डॉन। डॉन माने गुंडे, बदमाश, जो दूसरों को मार के इलेक्ट्रॉन छीन ले। ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये लोगों को मार के इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। याद करने का तरीका, फॉन इज डॉन। अच्छा, आपको पता होगा गुंडे तो टॉप वाले भी होते हैं, गुंडे तो लोकल मोहल्ले में भी घूमते हैं, लेकिन टॉप वालों को थोड़ी इज्जत मिलती है, न्यूज में आते हैं, मीडिया में आते हैं, उनके ऊपर इनाम रखा जाता है, थोड़ी एक अलग कैटेगरी बना दी जाती है। पूरे ब्रह्मांड में 2 ही तरह के मॉलिक्यूल है, या तो पोलर या तो नॉन पोलर। या तो चार्ज डेवलप होगा तो पोलर, या तो चार्ज डेवलप नहीं होगा तो नॉन पोलर। तो बात है तीसरा कहां से आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डेड। जानते हो क्यों आया? क्योंकि इसी पोलर में भाई ये तीनों, जब ये तीनों किसी से जुड़ेंगे तो वो बॉन्ड क्या होगा? हाईली पोलर। टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो इनको थोड़ा रिस्पेक्ट दिया गया, इनको थोड़ा इज्जत दी गई। कहा गया आपको पोलर कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, आपको एक अलग नाम दिया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। व्हेन टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन combines with hydrogen, then that molecule forms hydrogen bond। जैसे देखिए सॉलिड H2O, आइस की बात हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ा है H से, तो ये भी पोलर है, लेकिन ये अलग नाम इसको दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डेड, आप इसमें नहीं डालेंगे। अमोनिया NH3, सॉलिड अमोनिया, देखो N जुड़ गया है किससे? H से जुड़ा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नाम है। और ये देखिए HF, H जुड़ा है किससे? फ्लोरीन से। तो जब ये तीनों H से जुड़ेंगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड। कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, तो बोलना नहीं, ये तो बम्पर पोलर होते हैं, ये पोलर नहीं होते हैं, ये तो बम्पर पोलर होते हैं। तो पोलर का ही स्पेशल केस है, ये भी आप क्लास 11 में पढ़े। कई लोग को पता भी होगा, मैंने बोला ना आज इंट्रोडक्टरी है, फिर जब सेकंड वीडियोस चलूंगा तो एकदम टॉपिक क्लास चलता रहेगा लाइन से, फिर वहां पे आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इंट्रोडक्शन खूब बढ़िया समझ लीजिए। तो पोलर के मॉलिक्यूलर के 3 एग्जांपल क्लियर हो गए। क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? आते हैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, कोनो बच्चा खड़ा करके, चल तू समझा, तू मुझे समझा भाई, तू नहीं समझा पाता फिर मैं ही समझा देता हूँ। कई बच्चे तेज बच्चे बुरा भी मान जाते हैं कि चीज़ें पढ़ा के समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी को भी अगर दिक्कत है मेरे पढ़ाने से, एक भी बच्चा अगर नहीं समझ रहा है, तो ये मेरा ड्रॉबैक है, मैं कोशिश यही रहती है सब लोग उसको समझें। आगे बढ़ते हैं। चौथा, हर तीनों तो क्लियर है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम हो गया, आयन है तो आयनिक, एटम है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर। तीसरे पे आते हैं एटॉमिक और कोवेलेंट। अच्छा, एटॉमिक और कोवेलेंट, कोई पूछे इसका डेफिनेशन दो, नाम पे जाओ। एटॉमिक मतलब एटम से बना होगा, कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगा। Those crystalline solid in which constituent particle is atom and there is covalent bond between two atoms called atomic or covalent crystalline solid। डेफिनेशन दिया, धीरे धीरे बोला, नोट कर लीजिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एटॉमिक और कोवेलेंट। अब इसका एग्जांपल देखो, लिखा है डायमंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, हीरा, नाम तो सुनते किए होंगे, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। डायमंड किससे बना होता है? कार्बन। और आपको पता होगा हर कार्बन अपने चारों ओर किससे जुड़ा होता है? कार्बन। इन डायमंड ईच कार्बन इज सराउंडेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में मैं नहीं घुसूंगा, ये आप 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं। अच्छा, ये तो ये कार्बन क्या है? एटम है, और 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एटॉमिक और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा, फोर्थ, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देखिए बड़ा शानदार सी आ गया मेटालिक। 12th में ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक। जब डी एंड एफ ब्लॉक आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मेटल होता है, तो वहां पर आपको खूब डिटेल से 2 दिन यही पढ़ाया जाएगा कि मेटालिक बॉन्ड होता है। अभी खाली मैं मेटालिक के बारे में बता दूं, ऐसे कई लोग कह रहे हैं सर ये आयन से बना, ये मॉलिक्यूल से, ये एटम से, इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, किससे बना है? तो बता दें ये भी एटम से बना है। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एटम से बना है, लेकिन उनके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है।
आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, उनके एटम्स के बीच में एक नए तरह का बॉन्ड होता है, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। यूं कह लो किसी भी मेटल के अंदर आयन आयन का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा वही D&F ब्लॉक में, अभी थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ। आप लोग को पता होगा ओवरलैपिंग होती है, यस यस ओवरलैपिंग, यस पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग, पढ़े रहे होंगे 11th में। सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? sp-df ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। लेकिन आप केवल यस और पी का ओवरलैपिंग पढ़े होंगे। याद करो, दिमाग पे जोर डालो, क्या डी और डी का ओवरलैपिंग पढ़े थे? नहीं ना। डी और एफ का ओवरलैपिंग पढ़े थे? नहीं ना। एफ और एफ का ओवरलैपिंग पढ़े थे? नहीं ना। जब ये तीनों ओवरलैप करते हैं तो ये डी और एफ जब ओवरलैप करते हैं, या तो डी डी या तो डी एफ या तो एफ एफ, जब ये ओवरलैप करते हैं तब जो बनता है दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। इसीलिए मैंने कहा ना D&F ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, निकेल डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जितने डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है डी डी, डी एफ, एफ एफ, और इसी ओवरलैपिंग की वजह से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और दैट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज सॉलिड्स इन विच एटम्स आर कनेक्टेड विथ मेटेलिक बॉन्ड। ये भी किससे बना है? एटम से। ये भी किससे बना है? एटम से। इनके एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। और इनके एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड है। अच्छा, इसी मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बताइए। जैसे इसका एग्जांपल कोई बोले आयरन, लोहे की छड़, निकेल, निकेल की रॉड, जितने भी मेटल होते हैं डी और एफ ब्लॉक वाले, खाली आप उस एलिमेंट का नाम ले लो। सिल्वर, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, इनके स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो उनमें भी एक रेगुलर पैटर्न होगा, और वो किससे बने होंगे? एटम से। और उन एटम के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? मेटल आयन इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन को आप क्या बोलेंगे? डी डी ओवरलैपिंग, डी एफ ओवरलैपिंग या एफ एफ ओवरलैपिंग। और उसको एक और नाम क्या देंगे? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, तो मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है, बड़का बचपन से पढ़ते आए हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भयंकर करंट फ्लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हाई करंट फ्लो। अच्छा, ये कोई मेटल का टुकड़ा है, कोई मेटल है, कोई मेटल है, मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड समझा रहा हूं, दिख रहा है ना? ये कोई मेटल का आपका टुकड़ा है। अच्छा, इसमें खूब ढेर सारे क्या होंगे बताओ जरा? खूब ढेर सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए जगह जगह निगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा हूँ, खूब ढेर सारे होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो भाई ये मेटल का टुकड़ा है, तो मेटल का टुकड़ा है तो खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का सी है। देखिए नोवेट बना है, ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे बना दे रहा हूं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का सी है, समुंदर है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मेटल्स के अंदर करंट फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समुंदर है क्योंकि ये आयरन का टुकड़ा है, कोई भी मेटल का टुकड़ा हो, और उस टुकड़े में लाखों करोड़ों एटम आयरन के हैं, और हर आयरन के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसके अंदर करोड़ों लाखों क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का समुंदर है ये। अच्छा, तो हर आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर 26 इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियस होता है? एक। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अगर इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन है तो लाखों पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? न्यूक्लियस। हर आयरन का एक न्यूक्लियस होता है, हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इतना नहीं होगा जितना इलेक्ट्रॉन है, इतना नहीं होगा। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियस की। तो जगह जगह आप पॉजिटिव चार्ज रखिए, कुछ जगहों पर ऐसे, ठीक है? तो आप बोलो पॉजिटिव न्यूक्लियस इज एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो पॉजिटिव न्यूक्लियस इज एम्बेडेड माने धसा हुआ, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुंदर में। अच्छा, इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस को बोलते हैं क्या? कर्नेल्स। KERNELS। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। अब आर्मी वाला कर्नल ना समझ लिया भैया, क्या बोलते हैं? कर्नल्स। और इस पूरे मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, E पर माइनस इलेक्ट्रॉन, C माने समुंदर मॉडल, इलेक्ट्रॉन C मॉडल। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है एक्सप्लेन मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन C मॉडल। ये किससे बना है? आयन से। ये किससे बना है? मॉलिक्यूल से। ये किससे बना है? एटम से और एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। ये किससे बना है? एटम से और एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड। कर्नल्स, पॉजिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज कर्नल्स। और ये पूरा क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ये जो आपको मैंने बताया ये इंट्रोडक्शन था। आप लोग के सिलेबस में
टोटल जो है आपको सिलेबस नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और दुनिया में कोई पूछे कितने तरह के आपको सॉलिड मिले हैं, कितने टाइप के सॉलिड आपको मिले हैं, तो बता दूं 7 तरह के क्रिस्टल आज तक खोजे गए। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और उसमें से एक ही तो हमको यहां पढ़ना है, जिसका नाम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो अगले वीडियो में ये अगले 27-28 मिनट का ये वीडियो हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ये बताऊंगा, ठीक है। कम से कम 13-14 वीडियो इस चैप्टर का बन सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल मुझे लगवाना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में उतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल नहीं दिए। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसे दूंगा जो मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मैं खुद इस चैप्टर का मैं लगवाऊंगा, भले इसमें 15 वीडियो मुझे बनाना पड़ जाए, कोई तेजी नहीं है। आराम से 1 महीने में भी अगर ये चैप्टर खत्म होगा, 15-20 दिन में भी खत्म होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर केमिस्ट्री में 4 ही है, 4 में लगा लो, उसके बाद तो थ्योरी है। आऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा, बोर्ड भरूंगा, कहूंगा नोट करो और चला जाऊंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 4 चैप्टर में, तो इसके लगवाऊंगा। इसको बढ़िया से इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले 24 घंटे का। अगले तुरंत कल मैं 3 बजे तक आपको अपलोड करके एक न्यूमेरिकल का पूरा सेशन दे दूंगा। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखिए ही मत, थोड़ा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।